ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे बाबा रामदेव के अनशन का आज तीसरा दिन है। बाबा रामदेव ने अनशन के पहले ही दिन सरकार को मांगे मानने के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। रामदेव ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर आज शाम तक मांगे नहीं मानी गई तो वो हल्ला बोलेंगे। आज बाबा रामदेव ने यह भी कहा है कि वो अपनी मांगों को राष्ट्रपति के सामने भी रखेंगे। रामदेव ने दावा किया है कि उनके पास 225 सांसदों का समर्थन पत्र है, जिसे वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। साथ ही रामदेव ने सभी पार्टियों से कहा है कि वो कालेधन समेत उनकी दूसरी मांगों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उन्हें समर्थन दें। रामदेव ने दावा किया है कि एनडीए की सभी पार्टियों और यूपीए के भी कुछ सहयोगी दलों का उन्हें समर्थन है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि बाबा रामदेव की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो अपना अनशन 14 तारीख तक बढ़ा सकते हैं। हम आपको बता दें कि रामलीला मैदान में आज हादसा होने से भी कहीं ना कहीं बच गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल बारिश की वजह से रामलीला मैदान में टेंट का एक हिस्सा गिर गया है। सवा 200 से ज्यादा सांसदों ने आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जब उनके पास इस आंदोलन का समर्थन पत्र लेने के लिए गए तो सवा 200 से ज्यादा सांसदों ने काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर चल रहे इस आंदोलन का समर्थन किया था। उनके समर्थन पत्र हमारे संगठन और आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के पास में है। आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ग्राम सभाओं तक इस आंदोलन के समर्थन के लिए प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और किसी किसी जिले में 100% ग्राम सभाओं ने, कहीं 50, कहीं 80% ग्राम सभाओं ने इस आंदोलन के लिए समर्थन पत्र दिए और 1.25 लाख से ज्यादा समर्थन पत्र यही आंदोलन स्थल पर रामलीला मैदान में यहां पर रखे हुए हैं। ये 1.25 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं को के आंदोलन के जो समर्थन पत्र है उनको लेकर के और सांसदों के समर्थन पत्रों को लेकर के आंदोलन का एक शिष्टमंडल महामहिम राष्ट्रपति से भी वक्त लेकर के उनको ज्ञापन सौंपने के लिए जाएगा। यूपीए के अंदर सम्मिलित कुछ दलों से और उसको बाहर से समर्थन दे रहे दलों के नेताओं से मैं मिला और उस वक्त उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान का समर्थन किया था। अब एक निर्णायक मोड़ है कि वो भी अपनी अपनी पार्टियों की काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन पर स्थिति स्पष्ट करें, जिससे कि देश के लोगों को पता लगे कि कौन लोग हैं जो काला धन देश को दिलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं और काले धन वालों को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस और यूपीए के भी अधिकांश सांसदों ने कहा हम दिल से तो चाहते हैं कि बाबा जी जो काम हो रहा है उसमें हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन लिख के देने में हमें संकट नजर आता है क्योंकि पता लग गया उसी दिन सस्पेंड हो जाएंगे। तो रामलीला मैदान में चल रहे बाबा रामदेव के 3 दिनों के सांकेतिक अनशन पर खतरा मंडरा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि रामलीला मैदान में जिस तादाद में लोग इकट्ठा हैं उसके लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम वहां नहीं है। रिपोर्ट में मैदान की सुरक्षा बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है। मौजूदा समय में पुलिस के करीब 500 जवान रामलीला मैदान में तैनात हैं। इसके अलावा स्निफर डॉग, मेटल डिटेक्टर के जरिए भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
बढ़ते आगे, अन्ना हजारे राजनीतिक पार्टी बनाने के फैसले के खिलाफ थे। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अन्ना इतनी जल्दी राजनीतिक पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनकी टीम के सदस्य राजनीतिक पार्टी बनाने के पक्ष में थे। बताया जा रहा है कि टीम के सदस्यों ने अन्ना से कहा था कि अनशन का असर कम हो रहा है, लिहाजा राजनीतिक विकल्प देना जरूरी है, लेकिन अन्ना हजारे सदस्यों की दलील से सहमत नहीं थे। उन्होंने असहमति को सही ठहराने के लिए गांधी जी के उस भाषण की कॉपी भी सदस्यों को पढ़ने के लिए दी थी जो 1940 में दी गई थी। गांधी के इस भाषण का शीर्षक था, आप अभी तैयार नहीं हैं। दरअसल अन्ना गांधी के जरिए टीम को यह बताना चाहते थे कि वो गलत दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर अन्ना ने टीम से कई तीखे सवाल भी पूछे थे। उनके सवाल थे, फंड कहां से आएगा और ये कैसे तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन सबके बावजूद अन्ना ने अपनी इच्छानुसार के विपरीत पार्टी का ऐलान किया था। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए यूपीए को अवैध बताने वाले लालकृष्ण आडवाणी का समर्थन किया है। ठाकरे ने मुखपत्र सामना में छपे लेख के जरिए कहा है कि आडवाणी द्वारा असम हिंसा पर संसद में दिया गया बयान सही है और आडवाणी भले ही सोनिया के भड़कने के बाद अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन आडवाणी ने वही कहा जो सच है। ठाकरे ने कहा कि आडवाणी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो सही था। अगर यूपीए 1 के लिए अवैध शब्द सही है तो यूपीए 2 के लिए भी सही है, क्योंकि यूपीए 2 के भी काम अवैध हैं। ठाकरे ने यह भी कहा है कि आडवाणी को अपने शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं थी। हम आपको बता दें कि लोकसभा में असम हिंसा पर चर्चा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी ने यूपीए सरकार को अवैध कहा था, जिसके बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया था और आडवाणी को अपने शब्द वापस लेने पड़े थे। आडवाणी के बयान पर सोनिया गांधी भी तमतमा गई थी। हामिद अंसारी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बन गए हैं। आज राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हामिद अंसारी को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। हम आपको बता दें कि हामिद अंसारी लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम है। हम आपको बता दें कि 7 अगस्त को हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी को जीत पहले ही मिली थी, जिसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में हामिद अंसारी को भी जसवंत सिंह के 252 मतों से उन्होंने हराया था। प्रणब मुखर्जी भले ही राष्ट्रपति बन गए हों, लेकिन अभी वो पूरी तरह से राजनीति और खासकर गांधी परिवार से दूर नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब के पहले मेहमान गांधी परिवार के लोग ही बने। दादा ने पूरे गांधी परिवार को रायसीना हिल्स में डिनर पर बुलाया। डिनर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे शामिल हुए। डिनर में प्रणब मुखर्जी का भी पूरा परिवार शामिल था। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के संकट मोचक रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी के साथ लोकसभा में विपक्ष से निपटने की रणनीति पर भी बात हुई होगी। खबर है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रणब मुखर्जी की करीब आधे घंटे तक एक बंद कमरे में मीटिंग भी हुई है। उस वक्त इन तीनों के अलावा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। खबर यह भी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद से अभी तक कांग्रेस के कुछ बड़े नेता प्रणब से करीब 5 बार मुलाकात कर चुके हैं, यानी राष्ट्रपति बनने के बाद भी प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के संकट मोचक बने हुए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ रामदेव के एक समर्थक ने कानपुर की एक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके आधार पर दिग्गी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कानपुर में योगा क्लास चला रहे आशीष वाजपेयी का आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने रामदेव के खिलाफ विवादित बयान दिया था। दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के बारे में कहा था कि बाबा रामदेव आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। रामदेव का सहयोगी बालकृष्ण बाबा के कई राज जानता है, इसलिए बालकृष्ण को रामदेव से जान का खतरा है। आशीष ने आईपीसी की धारा 153/153A, 500, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे अदालत ने तथ्यों के आधार पर स्वीकार करते हुए 27 अगस्त को बयान दर्ज कराने के लिए अगली कार्रवाई निश्चित की है। जब इस मामले में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
विलासराव देशमुख के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्देश जारी किया। व्यालार रवि के पास पहले ही ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। ऐसे में कैबिनेट में कुछ परिवर्तन संभव नजर आता है। हम आपको बता दें कि विलासराव देशमुख चेन्नई के एक अस्पताल में कई दिनों से भर्ती हैं। मुंबई के आजाद मैदान में हिंसा की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक असम हिंसा के खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहे कई लोग हिंसक हो उठे हैं और उन्होंने मीडिया और पुलिस वालों पर भी हमला बोल दिया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा पर उतारू लोगों के निशाने पर मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी रहे हैं। हिंसा कर रहे लोगों ने वहां कई मीडिया चैनलों के ओबी वैन और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। फिलहाल वहां के बेकाबू हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुंबई से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी थे जिन्हें रोकने की कोशिश की गई, इसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद मीडिया पर हमला किया गया। कई ओबी वैन को तोड़ दिया गया है। हिंसा के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा था। असम में जिस तरह से हिंसा फैली उसको लेकर के यह प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद कई पत्रकार वहां कवर करने पहुंचे थे इस प्रदर्शन को, लेकिन इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और चैनलों के ओबी वैन में भी आग लगाई गई। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मीडिया पर भी यह हमला हुआ है। हिंसा के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद कई पत्रकारों पर भी हमला हुआ है। पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए हैं। यह प्रदर्शन सुबह से ही चल रहा था। चैनलों की ओबी वैन में भी आग लगा दी गई। इसके साथ ही पुलिस की भी कई गाड़ियों को भी फूंक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर इसके बाद लाठीचार्ज किया गया है। उस वक्त ये तस्वीरें मीडिया पर जिस वक्त हमला हुआ और हिंसा के विरोध में जिस तरह से असम में फैली थी हिंसा, उसी के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों के कैमरे भी तोड़ दिए हैं। पुलिस ने इस दौरान फिर लाठीचार्ज कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चैनलों की ओबी वैन में भी आग लगा दी है, कई गाड़ियों को भी फूंक दिया है। इस वक्त अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और मीडिया की गाड़ियों को फूंक दिया है, कई कैमरे तोड़ दिए हैं। दरअसल असम हिंसा के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद अचानक ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। और हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं मुंबई से। अभिषेक, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है इस वक्त? स्थिति पूरी तरह से एकदम अभी भी पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। पुलिस लगातार यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है, लगातार हवा में फायरिंग कर रही है। तत्काल जो कि विरोध जो यहाँ पर लोग जमा है, जो प्रदर्शनकारी है, वह कम से कम तितर बितर हो सके, लेकिन कहीं पर भी टस अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर उन्हें मौका मिल रहा है वह अपने हमला करने से या फिर तोड़फोड़ करने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन पुलिस इस बीच लोगों से लगातार अपील भी कर रही है कि लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि मामला क्योंकि एक समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो कहीं मामला कहीं दंगे का रूप ना ले ले, यह भी बकायदा पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है और लोगों से अपील कर रही है कोई ऐसा कदम कोई ना उठाए जिससे कोई बड़ा एक बहुत बड़ा नुकसान क्षति हो। लेकिन इन लोगों ने जितनी क्षति पहुंचानी थी क्षति पहुंचा दिया है। क्योंकि आपको बता दो, आजाद मैदान के पास में स्टेशन है, स्टेशन पर बहुत ज्यादा भारी पैमाने पर लोगों ने तोड़फोड़ किया है। साथ ही आजाद मैदान के आसपास जितने भी कारें, चाहे वो भी वैन था, न्यूज चैनल जितनी खड़ी थी, तमाम आपको जानकारी मिल रही, कम से कम 4 वैन को उन्होंने जला दिया है, तोड़फोड़ कर दिया है। साथ ही साथ तमाम कैमरामैन, मीडिया पर्सन के तमाम लोगों को मारा है, तो कई फोटोग्राफर, स्टिल फोटोग्राफर्स को मारा है। तो अभिषेक, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तस्वीरों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, गैस के गोले छोड़े हैं। दरअसल ये नौबत कैसे आ गई अचानक और कैसे ये उग्र हो गए थे प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था? देखिए, यही सवाल हर किसी के जहन में है। आपको बता दूं, क्योंकि कारण साफ है कि हालांकि जो आजाद मैदान जगह, आपको बता दो, आजाद मैदान जगह है कि जहां पर बकायदा हाई कोर्ट की अनुमति है। कोई भी अगर किसी को धरना मोर्चा करना हो तो इस जगह पर कह सकता है आसानी से, तो उसको पुलिस की अनुमति लेनी
नहीं होती है। और यह धरना मोर्चा करने के लिए पुलिस की बकायदा अनुमति ले रखी गई थी और पुलिस ने अनुमति दे रखी थी, लेकिन इस तरह से किसी को भी अंदेशा नहीं था कि यह यहाँ पर उग्र प्रदर्शन इस तरह से किया जाएगा और तोड़फोड़ किया जाएगा। क्योंकि देखिए, इनको साफ टारगेट अगर किसी को मिला शुरुआती दौर में तो मीडिया के लोग मिले, क्योंकि मीडिया के लोगों को बकायदा इन लोगों ने इन्वाइट किया था, बुलाया गया था कि आप हमारे इस प्रोग्राम में कवरेज के लिए आइए, और उसी दौरान मीडिया के कुछ लोग कवरेज करने के लिए गए हुए थे। और उसके बाद इन लोगों ने मीडिया को सॉफ्ट टारगेट बनाया कि मीडिया को टारगेट बनाएंगे तो खबरों में आएंगे। और इसके पीछे जो, हालांकि और पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और कुछ लोगों का कहना है इसके पीछे जो महज उग्र प्रदर्शन करने का मकसद सिर्फ और साफ है कि सुर्खियों में आना और यह जताना कि नहीं, हमने जो किया है काफी अच्छा किया है और इसीलिए यह जानबूझकर किया जा रहा है। बकायदा ये प्री प्लान था, लेकिन भले ही किसी को अभिषेक, पुलिस क्या कर रही है अब, क्योंकि प्रदर्शन उग्र ना हो इसके लिए पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है, और क्या कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने? बिल्कुल, कई लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है, गिरफ्तार किया है। जो लोग पुलिस को मिलते जा रहे हैं, बकायदा उन लोगों को पुलिस धर दबोचती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है अब तक। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार जब पता था पुलिस को, क्योंकि जो खुफिया तंत्र होता है, जो पुलिस का CID विभाग होता है मुंबई का और तमाम जगहों का, और साफ तौर पर मुंबई के आजाद मैदान वह जगह है जहाँ पर एक VIP इलाका होता है, इसके ठीक बगल में थोड़ी दूर पर मंत्रालय है और ठीक सामने उसके मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय है, ठीक सामने जहाँ 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था CST स्टेशन है। तो इतनी VIP जगह पर अगर पुलिस को पता है कितने अगर लोग एक साथ धरना मोर्चा के लिए आ रहे हैं तो कुछ जरूर हंगामा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी खुफिया तंत्र कहाँ छुपा हुआ था, तो यह जरूर सवालिया निशान लग रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार अब स्थिति को काबू करने में लगी हुई है, लगातार हवा में फायरिंग की जा रही है, लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज की जा रही है जहाँ जहाँ मिला जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति उतनी नियंत्रण में नहीं आई है। लेकिन जरूर हम अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस की कोशिश है कि लगातार उग्र प्रदर्शन ना हो पाए, पूरी कोशिश कर रही है, इसीलिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। इस बड़ी खबर पर अभिषेक नजर बनाए रखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर प्रदर्शनकारी आज उग्र हो गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों पर हमला बोल दिया, पुलिस की गाड़ियों को भी फूंक दिया, मीडिया की कई वैन को भी फूंक दिया है। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि कई घंटे तक ये तोड़फोड़, हंगामा, आगजनी चलती रही, लेकिन पुलिस अब पूरी कोशिश कर रही है कि हालात को नियंत्रण में किया जाए। असम हिंसा के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा था, किसी तरीके की अनुमति नहीं ली गई थी, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। कितनी तादाद में प्रदर्शनकारी शामिल होंगे इस बात की भी जानकारी पुलिस को नहीं थी और इसीलिए पुलिस ने भी विरोध किया था। इसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देश के हालात, देश की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, तो घटना देश की जनता है या ये घटना देश के जज्बात, देश के मुद्दों पर एक सार्थक बहस का जरिया, ये है देश का नजरिया। इंडिया प्राइम टाइम, सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे, सिर्फ इंडिया न्यूज।